आपको यह बताएंगे कि अब से ठीक 15 घंटे के बाद लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा और यह बिल जिस संसद भवन में पेश किया जाएगा उस संसद भवन पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोक चुका है। यानी कि जिस संसद भवन में वक्फ के नियमों में संशोधन को लेकर चर्चा की जाएगी उस भवन को लेकर भी वक्फ का कहना है कि ये जमीन तो दरअसल उसी की है। वक्फ बोर्ड ऐसा दावा करता है कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का एंटीलिया घर भी वक्फ की ही प्रॉपर्टी पर है। ठीक इसी तरीके से हैदराबाद का मैरियट होटल, कोलकाता का ईडन गार्डन, आगरा का ताजमहल, प्रयागराज का इलाहाबाद हाई कोर्ट और यहां तक कि बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भी वक्फ ये कहता है कि ये उसी की जमीन पर बने हुए हैं। कल वक्फ को लेकर लोकसभा में 8 घंटे का समय चर्चा के लिए तय हुआ है और इससे पहले पूरा एनडीए एकजुट हो चुका है और दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी के साथ कल चर्चा में शामिल होगा। इन सब के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से देश के सभी सांसदों से यह गुजारिश की गई है कि वो संसद में वक्फ बिल का विरोध करें, उसके अगेंस्ट में रहें। अब इन सब के बीच सियासत भी अपने काम में लगी हुई है, लेकिन लोकसभा में कल जिस वक्फ बिल पर चर्चा होने जा रही है उससे पहले भारत का एक आम नागरिक इस वक्फ बोर्ड के बारे में कितना जानता है, ये सवाल आज पूछा जाना जरूरी है। यानी कि आपके जनप्रतिनिधि जब आपके लिए कल के दिन इस बिल पर चर्चा कर रहे होंगे तो आपको इसकी कितनी जानकारी है। ऐसे में आज हम आपको जानकारियों की एक ऐसी जमीन पर लेकर चलना चाहते हैं जहां पर अब तक वक्फ ने अपना दावा नहीं ठोका है और कल जब हमारे देश में वक्फ के संशोधन को लेकर चर्चा होगी तो आपके पास भी इस मामले को लेकर सभी जानकारियां, सभी फैक्ट्स, सभी तथ्य मौजूद रहने चाहिए और इसे आप वक्फ बोर्ड का एक टाइम ट्रैवल विश्लेषण भी मान सकते हैं। ऐसे में सबसे पहले वक्फ के बेसिक्स को हम आपको समझा देते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है जिसकी पूरी की पूरी ओनरशिप अल्लाह की होती है और इसमें एक नागरिक की बात तक नहीं की जा सकती। यानी कि सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को ऑल क्लियर कर लीजिए कि आज वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर इंसान जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इसकी ओनरशिप यानी कि इसका मालिकाना हक तो सिर्फ अल्लाह के पास है, ऐसा कहा जाता है। अब आप ये भी देखिए कि दुनिया में जितने भी धर्म हुए सभी के अंदर चैरिटी का कॉन्सेप्ट होता है और ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे कि भगवत गीता के चैप्टर 17 के श्लोक 20 और श्लोक 21 में सात्विक दान और इसके साथ ही राज संस्मृतम दान के बारे में बताया गया। ऐसे ही इस्लाम के अंदर भी चैरिटी को ज़कात और सदका बोला जाता है। कुरान शरीफ के चैप्टर 2 सूरा अल बकरा के वर्स 215 में इसके बारे में बात की गई है। सूरा अल इमरान के वर्स 134 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब इस्लाम के अंदर बाकी धर्मों की तरह ही चैरिटी की बात तो की गई, लेकिन इसके साथ साथ कंटिन्यूअस चैरिटी की बात भी की गई। यानी कि सिर्फ एक बार ही चैरिटी नहीं, बल्कि कुछ ऐसा दान करना जिससे बार बार चैरिटी करने का पुण्य कमाया जा सके और इसको इस्लाम में सदकाए जरिया बोला जाता है। ये एक ऐसा दान है जो कि इंसान के मरने के बाद भी लोगों को लाभ पहुंचाता रहे, ताकि जिस इंसान की मौत हुई है उसे मरने के बाद भी इसका फल मिलता रहे। और आज जो आप वक्फ बोर्ड को लेकर तमाम तरह की बातें सुन रही हैं वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसी पर आधारित है और इसी का एक मॉडर्न टर्म है। यानी कि जिसे इस्लाम में सदकाए ए जरिया कहा जाता है उसे ही आज लोग वक्फ कहते हैं और वक्फ जैसा कोई शब्द इनिशियली कुरान के अंदर कहीं पर मेंशन ही नहीं है।
और दुनिया की पहली वक्फ जमीन काबा शरीफ को ही माना जाता है, क्योंकि हजरत प्रॉफिट इब्राहिम और हजरत प्रॉफिट इस्माइल ने 2000 बीसी में इसे बनाया था और ये कुरान शरीफ के चैप्टर 2 अल बकरा में मेंशन्ड है। 634 एडी के आसपास सदकाए जरिया का ये कॉन्सेप्ट पूरे मिडिल ईस्ट के आसपास फैलने लगता है। और एक बार दान कर देने के बाद इस प्रॉपर्टी को ना तो किसी को डोनेट किया जा सकता है और ना ही किसी को गिफ्ट में दिया जा सकता है और ना ही इसे बेचा जा सकता है और ना ही ये विरासत में दी जा सकती है। अब जब ये कॉन्सेप्ट अरब में फैलने लगा तो वहां के लोग जो अरबी बोलते थे इसे वक्फ बुलाने लगे और इसका मतलब होता है कि किसी चीज को होल्ड कर देना या फिर रोक देना। यानी कि जब अरब के लोग सदकाए जरिया कर रहे थे तो वो इसे वक्फ बुलाते थे और यहीं से इस पूरे प्रोसेस को वक्फ नाम दे दिया गया। पहले लोग ओरल वक्फ भी किया करते थे, यानी कि बिना अपनी प्रॉपर्टी के कागज दिखाए सिर्फ मुंह से बोलकर ही अपनी जमीन को वक्फ कर देते थे। लेकिन बाद में इन नियमों में समय समय पर बदलाव होते रहे। फिर साल 1192 में मोहम्मद गौरी भारत आया। उसने अजमेर और दिल्ली के आसपास पूरे के पूरे एरिया पर अपना कब्जा कर लिया और इसके बाद जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए उन्होंने मस्जिदों के रख रखाव के लिए अपने कब्जे की काफी जमीन वक्फ के नाम कर दी। यानी कि इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जिस जमीन को चाहा वक्फ के नाम कर दिया, होल्ड कर दिया। उस वक्त भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे और मुल्तान में बनी हुई जामा मस्जिद के पास बसे हुए 2 गांव को मोहम्मद गौरी ने इस मस्जिद के साथ अटैच कर दिया। यानी कि इन दोनों गांव की जमीन को वक्फ के नाम ही कर दिया था और इसे ही भारत की पहली वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसके बाद जितने भी मुगल शासक रहे सभी ने कुछ ना कुछ जमीन वक्फ के नाम कर दी और इसके बाद अंग्रेज भारत आए और उन्होंने वक्फ के इस प्रोसेस में ज्यादा दखल नहीं दी। हालांकि इसे रीस्ट्रक्चर जरूर किया गया ताकि करप्शन को रोका जा सके। इसके साथ साथ कई बार अंग्रेजों ने इस वक्फ प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में भी लेने की कोशिश की। लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 को पास करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे कुछ वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया और जब देश आजाद हुआ तो दिल्ली की ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टी लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और डीडीए के अंदर आ गई, जिसे लेकर आज तक विवाद चल रहा है। और यही विवाद अब नए संसद भवन को लेकर भी है, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। हालांकि नए संसद भवन पर वक्फ बोर्ड के क्लेम को डिसमिस किया जा चुका है। साल 1952 में भारत सरकार कांग्रेस के सांसद एसएम अहमद कासमी से कहती है कि आप पूरे देश में सर्वे करके ये पता लगाइए कि देश में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है। इसके बाद सरकार वक्फ एक्ट 1954 लेकर आती है। इस एक्ट में यह कहा गया कि भारत में हर राज्य के अंदर अपना एक वक्फ का बोर्ड होगा और जिस जगह पर शिया मुस्लिम की वक्फ प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वहां पर शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों होंगे। इसी तरीके से राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड मौजूद हैं। इसी एक्ट के तहत वक्फ के अंदर एक सर्वे कमिश्नर भी बनाया गया, जिनके पास एक सिविल कोर्ट के जैसी पावर दी गई और ये सर्वे कमिश्नर किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, जैसा कि आपने कोर्ट्स के मामले में अब तक सुना है। ये सर्वे कमिश्नर इस दौरान पूरे भारत में वक्फ की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं और एक रिपोर्ट को तैयार करते हैं और फिर उस रिपोर्ट को सरकार को भेजते हैं, जिसके बाद सरकार ये रिपोर्ट संबंधित राज्यों के वक्फ बोर्ड को भेजती है और वो एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर ये बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। तो आप जिस तरीके से, जैसे न्यूज में सुनते हैं कि वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर दावा ठोका है और ये जमीन वक्फ की है,
उस जमीन को अपना बताया है, वो दरअसल इसी सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर कहा जाता है। अब अगर इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी विवाद होता है, किसी भी तरीके का विवाद होता है, कोई दूसरा ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी तो उसकी है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जा सकता है। और अगर वो 1 साल के अंदर कोर्ट नहीं जाता है तो ये प्रॉपर्टी अपने आप ही वक्फ की हो जाएगी। अब उस दौर में भारत के कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, और ऐसे में बहुत से लोगों ने कोई केस ही नहीं किया, और उनकी जानकारी के बिना ही उनकी प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। इस वक्त तक लोग किसी भी विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाया करते थे, लेकिन देखते ही देखते सिविल कोर्ट में इतने मामले आने लगे कि सरकार ने यह डिसाइड किया कि अब तो इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल बनाएंगे। और फिर साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ एक्ट 1995 को इंट्रोड्यूस किया। अब आप जरा ध्यान से समझिएगा कि जिस वक्त कांग्रेस सरकार वक्फ बोर्ड को और ज्यादा पावरफुल बना रही थी, उस वक्त भारत के बाहर दूसरे देशों में इसे खत्म किया जा रहा था, जैसे कि टर्की, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, रशिया और फ्रांस भी। इन तमाम देशों में वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया था। अब इन सब के बीच ये बहस भी उठने लगती है कि देश में वक्फ की प्रॉपर्टी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन मुसलमानों के पास आज भी खुद की कोई जमीन नहीं है। आम मुस्लिमों के पास खुद के घर भी नहीं है, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी लाखों करोड़ों की हो चुकी है। फिर इसके बाद साल 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, जिसमें क्या मेंशन हुआ, उसमें यह बताया गया कि वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जो कि करीब 6 लाख एकड़ जमीन है, और इसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 1.2 लाख करोड़ रुपए। अब सच्चर कमेटी ने यह बताया कि इस पूरी जमीन से अगर कमाई की बात करें तो करीब 12,000 करोड़ रुपए तो मिलने ही चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड उस वक्त अपनी प्रॉपर्टी का सालाना प्रॉफिट 163 करोड़ रुपए ही दिखाता था। फर्क आप देखिए, अंतर। यानी कि वक्फ बोर्ड में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था, और ऐसा खबरों में भी कई बार सामने आता रहा, जैसे कि वक्फ बोर्ड का फायदा जो कि आम मुसलमानों को मिलना चाहिए, वो दरअसल उन मुसलमानों को मिल रहा है जो कि प्रभावशाली थे। जैसे कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये लोग वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपने होटल्स बनवा रहे थे, अपना प्राइवेट बिजनेस शुरू कर रहे थे। और यही वजह है कि वक्फ को लेकर समय समय पर यह बात उठती रही कि इसमें बड़े बदलावों की जरूरत भी है और गुंजाइश भी है। और अब जब सरकार इसमें कुछ बदलाव करके इस पूरे प्रोसेस को रीस्ट्रक्चर करना चाहती है, इसे ट्रांसपेरेंट बनाना चाहती है, तब यही लोग आम मुसलमानों को भड़काकर विरोध करवा रहे हैं। ये लोग आम मुसलमानों को यह बता रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन के जरिए उनकी मस्जिद, उनके कब्रिस्तान और उनके मदरसे उनसे छीन लेना चाहती है, जबकि यह पूरी तरीके से झूठ है। वक्फ संशोधन बिल में जो बातें लिखी गईं, उनको भी आपको समझना चाहिए। वक्फ बोर्ड अभी जिस भी जमीन पर अपना दावा करता है, उस जमीन को लेकर सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अब जब संशोधन हो जाएगा, जब नए बिल के कानून बनने के बाद जो वक्फ के दावे हैं, उनको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो जमीन दान में नहीं दी गई है, उस जमीन पर अब वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर पाएगा। इससे भी किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? वक्फ बोर्ड में अभी महिलाएं और गैर मुस्लिम इसके सदस्य नहीं हो सकते, लेकिन इस नए संशोधन के बाद इस बोर्ड में महिलाएं और साथ ही गैर मुस्लिम भी इसके सदस्य बन सकते हैं। और इस नए संशोधन से किसी को क्या तकलीफ होनी चाहिए? अभी वक्फ बोर्ड में संपत्ति विवाद को लेकर कोई एक क्लैरिटी नहीं है कि प्रोसेस क्या होगा,
लेकिन इस नए संशोधन के बाद अब जिला कलेक्टर स्तर का एक अधिकारी संपत्ति के विवाद पर सर्वे कर सकता है और फिर अपनी रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। यानी कि सिर्फ करप्शन और एक मोनोपोली को रोकने के लिए सरकार आज जो कदम उठा रही है, इससे कुछ लोगों की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और ये लोग आम मुसलमानों को गुमराह करके बड़ा हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। और हमारे वक्फ को लेकर किए गए इस विश्लेषण से आप ये समझ सकते हैं कि वक्फ की मिठाई तो दरअसल कोई और ही खा रहा है, लेकिन आम मुसलमानों से ये कहा जा रहा है कि आपके हिस्से की मिठाई सरकार छीन लेना चाहती है। वक्फ बिल का खंडन कर रहे हैं हम। जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर सरकार कब्जा करना चाहती है, हमसे अवैध तरीके से छीनना चाहती है इस बिल को लाकर, और इसका पूरे हिंदुस्तान में विरोध होगा। जो वक्फ बिल के अंदर संशोधन हो रहा है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको तोड़ा जा रहा है, उसको माना नहीं जा रहा है। ये जो वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसको मतलब रद्द करना है हमें। ये संपत्ति जो हमारे पूर्वज हैं उन्होंने दान की है गरीबों को, यतीमों को, वो जो केंद्र सरकार है वो उस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। बिल की सख्ती से मुखालिफत करते हैं हम, ये बिल हमको मंजूर नहीं है। वक्फ बिल की जो औकाफ की जो ज़मीनें हैं उन तमाम ज़मीनों को जो हड़पना चाह रही नाजायज़ तरीक़ों से, ये जो वक्फ बिल ला रही है गवर्नमेंट, उसके लिए हमने एहतजाज किया है कि उससे ऐसा हम नहीं चाहते। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ हैं और ये हमारा साइलेंट प्रोटेस्ट है गवर्नमेंट से कि ये नहीं होना चाहिए। ये मुसलमानों की शरह का मसला है और औकाफ जो है मुसलमान खुद जो है मैनेज करते आए हैं वही करेंगे। यहाँ मुसलमानों के वोट का सवाल नहीं है, बल्कि मुल्क के सपोर्ट का सवाल है। और मुल्क जो है आज इस वक्त चाहता है कि ये संवैधानिक सुधार होना चाहिए। हर मजहब का एक चैरिटेबल विंग होता है, खैरात का जो है एक सिलसिला रहता है। हमारे यहाँ जब खैरात का होता है तो वो वक्फ के जरिए हम करते हैं, और उन वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, उसका मजबूत मुसलमान जो है उसका लाभ उठा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि जो गरीब कमजोर मुसलमान है, महिला पुरुष नौजवान, सबको उसका हिस्सा मिले, उसका लाभ सबको मिले। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल भी ये कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड में अनायास हस्तक्षेप करने की कोशिश है।